मैं शादी नहीं करना चाहता था। मुझे तो शादी के नाम से ही नफरत थी, क्योंकि एक लड़की ने मुझे रोते हुए बद्दुआ दी थी कि तेरी बेटी मुझ जैसी पैदा होगी, जो हर रात आवारा लड़कों के साथ गुनाह करेगी और तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। दरअसल मैंने उस लड़की के साथ बड़ी ज्यादती की थी और मरते वक्त उस लड़की के ये आखिरी अल्फाज थे जो आज तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। अचानक एक दिन मुझे एक पुलिस वाले की कॉल आई कि जल्दी से अस्पताल पहुंचो, तुम्हारी बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि आपने गलत नंबर पर कॉल की है, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। पुलिस वाले ने मुझे धमकी दी कि तुम आते हो या फिर हम तुम्हें आकर किसी और तरीके से ले जाएं। पुलिस वाले की बात सुनकर मैं डर गया और उसी वक्त भागता हुआ अस्पताल पहुंच गया। मगर जैसे ही मैंने उस बच्ची और उसकी माँ को देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो मेरा नाम यूनस है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। ना सिर्फ मेरे माँ बाप बल्कि पूरा खानदान मेरे सदके वारिस जाता था, क्योंकि मेरे ताया और ताई तो अपनी शादी के कुछ ही अरसे बाद ही वफात पा गए थे और ना कोई चचा और फुफ्फो थे। वाहिद एक मेरे बाबा ही मेरे दादा के इकलौते वारिस थे और उनकी शादी के 4 बरस बाद मैं मन्नतों और मुरादों से पैदा हुआ था। हम लोग जद्दी पुश्ती अमीर थे, घर में पैसे की रेल पेल थी। पैसे के हवाले से कभी कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए मेरी परवरिश निहायत नाजो नम से हुई। मेरी कभी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया गया था, हर चीज मांगने से पहले ही मुझे दे दी गई थी और इसी वजह से मैं बेहद जिद्दी हो गया था। पढ़ाई में मेरे नंबर हमेशा कम आते थे, मगर घर वाले कहते थे कि इसने ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, बड़े होकर खानदानी बिजनेस को ही संभालना है। मेरे दादा का अलग बिजनेस था और अब्बू का अलग, इस लिहाज से मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं सारी जिंदगी भी ऐश करता रहता, तब भी ये दौलत कम होने वाली नहीं थी। यूनिवर्सिटी जाकर तो मैंने जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना शुरू कर दिया था। मेरे आसपास हर वक्त दोस्तों का हजूम रहता था। फिर लड़कियों ने भी मेरे इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया। मेरी नई और महंगी कार और पैसे देखकर बहुत सी लड़कियां मुझसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी। मुझे लड़कियों से झिझक महसूस होती थी, मगर फिर दोस्तों के कहने पर मैंने लड़कियों से दोस्ती करना शुरू कर दी। आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ घूमने फिरने निकल जाता। मेरी लड़कियों से दोस्ती एक हद तक ही थी, मैंने कभी उस हद से आगे कभी किसी लड़की को नहीं जाने दिया था। 2-4 मोहब्बत भरे जुमले बोल लिए और बस। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि लड़कियां तुम्हारी झोली में गिरने को तैयार रहती हैं और तुम पारसा बने रहते हो। मैं जितना भी बिगड़ा हुआ था, मगर मुझे औरत की इज्जत करना आती थी। मुझ में लाख बुराइयां सही, मगर मैं उन लोगों में से नहीं था जो औरत का फायदा उठाते हैं। उन्हीं दिनों मैंने अपने दोस्त मुनव्वर के कहने पर गौर किया कि एक लड़की मुझे रोज दूर दूर से देखा करती थी। वो क्लास के आखिरी बेंच पर बैठी थी और शायद मुझे पसंद करती थी। उसकी नजरों से साफ जाहिर होता था। मुनव्वर मुझे उससे बात करने पर उकसाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस लड़की से बातचीत होने लगी। उस लड़की का नाम फिरदौस था। वो मुझे आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ लगती थी। उससे मेरी दौलत से कोई सरोकार नहीं था। वो बाकी लड़कियों की तरह लालची नहीं थी और इसी बात ने मुझे उसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया था। मैं अक्सर उसे होटल वगैरह में खाने के लिए बुलाता, मगर वो ना आती, बल्कि वो कहती कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह बाहर घूम फिरकर अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकती। हम यूनिवर्सिटी में मिल लेते हैं, बस यही काफी है। तालीम पूरी होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। फिर दोस्त एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस अब यही चाहता था कि मेरी तालीम जल्द से जल्द मुकम्मल हो, ताकि मैं फिर दोस्त के घर रिश्ता भेज सकूं। उन्हीं दिनों अम्मी अब्बू मुझ पर दबाव डालने लगे कि मैं अम्मी की भांजी से शादी कर लूं। वो मुझ पर अपनी मर्जी तो मुसल्लत नहीं कर सकते थे, मगर मैं जानता था कि उसमें मेरी ही गलती है। बचपन से हमारी मंगनी तय थी और मैं भी उसे अपना जीवन साथी समझने लगा था। तब तक मेरी जिंदगी में फिरदौस नहीं आई थी। अब शादी के लिए मना करता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं दोस्तों के पास बैठकर इस मसले पर बात करता रहता। दोस्तों ने तो मशवरा दिया था कि मैं फिरदौस से भागकर शादी कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इससे तो मेरे वालिदैन की बदनामी हो जानी थी।
दिन यूं ही गुजरते गए और फिर एक दिन मेरे दोस्त मुनव्वर ने बताया कि फिरदौस की सालगिरह है और तुझे खबर ही नहीं। असल में फिरदौस उसकी दूर की रिश्तेदार भी थी, इसलिए उसे फिरदौस की हर खबर मालूम होती थी। मैंने पूछा, तुम ही बताओ क्या करूं? उसने मुझे सारा प्लान समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फिरदौस के लिए अपने एक दोस्त के बंगले पर बड़ी शानदार सालगिरह का इंतजाम किया। मेरे सब दोस्त भी मधु थे, वो सब भी अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे और ड्रिंक भी करते थे। मैं ड्रिंक नहीं करता था, मगर उस मौके पर उन्होंने जबरदस्ती थोड़ी सी मुझे भी पिला दी। मुझे तो वो हराम शराब पीकर कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। बस मुझे इतना याद था कि मैं जबरदस्ती फिरदौस को अपने साथ एक कमरे में ले गया था। उसके बाद होश आया तो देखा कि सुबह के 5 बज रहे थे और फिरदौस रो रही थी। मैंने हैरानी से उसे देखा, ये यहाँ क्या कर रही है और रो क्यों रही थी? मुझे उठते देखकर वो चिल्लाने लगी कि तुमने मेरी इज्जत लूट कर मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। उसके अल्फाज थे, यह धमाका। मैं तो सुनकर हैरान रह गया। ये वो क्या कह रही थी? मैंने उसके साथ कैसे गलत कर दिया? मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं इतना कैसे गिर सकता था कि एक लड़की की इज्जत पामाल कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो तो रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था। फिर मैं कई दिन इसी परेशानी में डिस्टर्ब रहा और यूनिवर्सिटी ना जा सका। फिर एक दिन मैं गया तो मालूम हुआ कि फिरदौस भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। मैंने उससे राब्ते की बहुत कोशिश की, मगर उसका नंबर भी बंद था। फिर एक दिन उसकी दोस्त ने बताया कि फिरदौस मर गई है, उसने खुदकुशी कर ली है। सब हैरान थे कि एक अच्छी खासी लड़की ने खुदकुशी क्यों कर ली, मगर मैं जानता था उसने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली थी। मेरे तो होशो हवास फना होकर रह गए थे। इसमें सरासर मेरा कसूर था। मैं ही उसकी मौत का असल जिम्मेदार था। मुझ पर एहसासे जुर्म इस कदर तारी हो गया कि मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। मेरी इस हालत को देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मैं डिप्रेशन का मरीज बनता जा रहा था। मुझे ख्वाब में रोजाना फिरदौस दिखाई देने लगी। वो कहती थी कि देखना, अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा और उसके साथ भी यही होगा जो मेरे साथ हुआ है और तुम कुछ भी ना कर सकोगे। मैं चीखने चिल्लाने लग जाता। लोग मुझे पागल समझने लगे थे। मेरी इसी हालत को देखकर मेरी मंगेतर के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। 2 महीने बाद मेरी तबीयत ठीक होना शुरू हुई, लेकिन मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ये ना हो कि कल को मेरी बेटी के साथ भी वही हो, कहीं मेरी सजा उससे मिल गई तो। यही सोचकर मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया था। उन्हीं दिनों में अपना शहर छोड़कर मरी आ गया और वहां दादा का बिजनेस संभालने लगा। फिर दोस्त वाले वाकये को 7 माह गुजर चुके थे और मैं अब भी पछताता था कि मैंने वो गुनाह क्यों किया था। मैं रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगता था। मेरा सिवाय अपने घर वालों के किसी से भी राब्ता नहीं था। इस वाकये के बाद मैं इस कदर बदल चुका था कि अब नजर उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखता था। फिर दोस्त अब भी कभी कभार मेरे ख्वाब में आती थी, मगर अब मैं पहले की तरह चीखता नहीं था, बल्कि आंख खुलते ही अल्लाह ताला से माफी मांग लेता था। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता था कि मैंने कैसे इतना बड़ा गुनाह कर दिया और अपनी ही नजरों में गिर गया। मैं यूं ही जिंदगी गुजारने लगा। अम्मा और अब्बा अक्सर मुझे शादी का कहते, मगर मैं इनकार कर देता। इतना शुक्र था कि मेरे करीबी दोस्तों में से भी किसी को मेरी हकीकत का इल्म नहीं था, वरना सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। एक दिन मरी के माल रोड पर मैं किसी काम से गया था। उन दिनों वहां बहुत रश था। कुछ लड़कियों का ग्रुप मेरे करीब से बातें करते हुए गुजरा तो जाने क्यों मुझे फिरदौस की आवाज का गुमान हुआ। मैंने फौरन पलट कर देखा तो एक लड़की मुझे फिरदौस जैसे लगी थी। मैंने बेअख्तियार से उसे आवाज दी। फिर मैं भागता हुआ उस जानिब गया। वो लड़कियां काफी आगे निकल गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा, मगर जब उनको गौर से देखा तो मुझे एक झटका लगा कि उनमें से कोई फिरदौस नहीं थी। मैंने अपनी बेवकूफी पर खुद को डांटा कि ऐसे भला कैसे हो सकता है, वो तो इस दुनिया से चली गई है। लेकिन मैं क्या जानता था कि अभी मेरी जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी है। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि अचानक एक कॉल आई। मैंने देखा कि नंबर अनजान था।
तो कॉल पिक ना की, मगर मुसलसल बजती बेल से तंग आकर मैंने कॉल पिक की तो दूसरी जानिब से एक आदमी था जिसने अपना तारुफ करवाया कि वो एक पुलिस वाला है, और फिर उसने बताया मेरी बेटी पैदा हुई है, मैं जल्दी अस्पताल पहुंचूं। वो कहने लगा जल्दी से सब काम छोड़ो और अस्पताल पहुंचो। उसकी बात सुनकर मैंने उसे कहा कि आपने गलत नंबर मिलाया है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तब वो पुलिस वाला जरा गुस्से में बोला कि मैंने दुरुस्त नंबर पर ही कॉल की है, बच्चे की मां ने खुद ये नंबर दिया है और कहा है कि राब्ता करके इत्तला दे दो। मैंने तहम्मुल से कहा जनाब, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई, फिर मेरी बेटी कैसे पैदा हो सकती है। वो कहने लगा कि आपका नाम यूनुस है ना, वालिद का नाम इम्तियाज अली और वालदा का नाम नौशीन है, लाहौर के रहने वाले हैं और आजकल मरी में हैं। मैं तो अपने बारे में इतनी दुरुस्त मालूमात सुनकर हक्का बक्का ही रह गया था। मैंने कहा कि आपको मालूमात तो ठीक है, लेकिन फिर उस पुलिस वाले ने मेरी बात काट दी और कहा कि जल्दी से आकर अपनी बेटी को लेकर जाओ, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। और फिर उसने मुझे अस्पताल का एड्रेस बताकर फोन बंद कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि जाऊं कि ना जाऊं, मगर फिर तजस्सुस के पेशे नजर जल्दी से गाड़ी में बैठा और अस्पताल की जानिब चल दिया। मुझे ये जानने में दिलचस्पी थी कि मेरी बेटी कहाँ से आ गई और किसने उस पुलिस वाले को मेरे बारे में इतनी मालूमात दी थी। मैं भागा भागा अस्पताल पहुंचा तो नर्स ने कमरे के दरवाजे पर ही बच्ची मेरी गोद में थमा दी। उसके साथ एक पुलिस वाला भी था। जब मैंने उसे बताया मैं ही यूनुस हूँ, तो वो कहने लगा कि इस हालत में आपको अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था। आपकी बीवी को आपकी सख्त जरूरत है। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो इतनी बात कहकर आगे चल दिया। मैं बच्ची को देखकर हैरान रह गया। वो तो कहीं से भी देखने में मेरी बेटी नजर नहीं आ रही थी। उसी पल मेरी नजर बेड पर लेटी लड़की पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फिर दोस्त थी। मैंने बार बार पलकें चिपकाई कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं, मगर वो ख्वाब नहीं हकीकत था। मैंने हैरान होते हुए पूछा, फिर दोस्त तुम जिंदा हो? तब वो कहने लगी, हाँ। तुम तो बड़ा खुश हुए होगे ये सोचकर कि मेरा गुनाह दुनिया के सामने नहीं आ सका, लेकिन इस गुनाह की निशानी फिर भी दुनिया में आ गई है। ये बच्ची तुम्हारी बेटी है। इस वाक्य के एक माह बाद में हामला हो गई थी। अम्मा ने मुझे यहाँ भिजवा दिया और मशहूर कर दिया कि फिर दोस्त मर गई है, क्योंकि मेरे गरीब माँ बाप इज्जत बचाने के लिए यही कर सकते थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। फिर दोस्त कहने लगी, ये पुलिस वाला मेरा कजन है, इसे मेरे तमाम हालात का इल्म हो गया था, इसने ही तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया था। मैं तो तुम्हें कॉल भी नहीं करना चाहती थी। इतनी देर में वो पुलिस वाला कमरे में आ गया और कहने लगा, ये तुम्हारी बेटी है, इसे ले जाओ। मैं तो ये सुनते ही बुखला गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का? मैं इस बच्ची को नहीं रख सकता। तब वो पुलिस वाला कहने लगा, तो फिर तुम फिर दोस्त से शादी कर लो और अपनी बेटी को अपना नाम दो, ताकि तुम्हारा गुनाह छुप सके, वरना तुमने गुनाह के साथ साथ एक जुर्म भी किया है, और अगर फिर दोस्त चाहे तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। मैं तुम्हारी हकीकत सारी दुनिया को बता दूंगा, सबके सामने तुम्हारा माजी ले आऊंगा। फिर वो पुलिस वाला मुझे कहने लगा, देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम फिर दोस्त से शादी कर लो। मैं तो पहले ही एहसासे जुर्म में मुब्तला था। उसकी बातें सुनकर मजीद डर गया था। मरी में मेरी बहुत अच्छी इज्जत बन गई थी। मैंने कहा कि इतनी जल्दी वालिदैन को बताए बगैर मैं कैसे शादी कर लूं? तब वो बोला, तुम्हें कल ही फिर दोस्त से निकाह करना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर दोस्त दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएगी कि ये बच्चा किसका है? मैंने फिर दोस्त को देखा तो वो बिल्कुल खामोश रही थी। मेरे पास माफी का आखिरी हल यही था। मैंने सोचा कि अम्मी अब्बा को बाद में बता दूंगा, अगर अभी उनके सामने बीवी और बच्चे को लेकर गया तो जाने क्या हाल हो। उन्होंने कहा कि वक्त हक महर की बात आई तो फिर से फिर दोस्त का कजन बोला कि 10 तोले सोना और अपना मरी वाला घर लिख दो, ताकि फिर दोस्त का पल्ला भारी हो जाए। वैसे मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा था, क्योंकि एक ही दिन में उसके माँ बाप भी आ चुके थे और उन्होंने मेरा बिल्कुल दामादों वाला इस्तकबाल किया था।
मेरी तरफ से मेरे दफ्तर के 2-4 लोग आए थे। निकाह के वक्त मेरे ऑफिस के एक आदमी ने कहा कि यार अभी भी सोच ले, अजीब लोग लग रहे हैं, लालची बहुत हैं। मैं अब उसे क्या बताता कि ये लालच नहीं था, उन लोगों को अपनी बेटी का तहफ्फुज चाहिए था, मैं जो उनकी इज्जत के साथ कर चुका था। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं उनकी हर बात पर आमीन कहता गया। मैं तो इस बात पर भी शुक्र अदा कर रहा था। उसके बाद घर वालों ने मुझे कुछ कहा नहीं। निकाह हुआ और फिर दोस्त रुखसत होकर मेरे घर आ गई। जाने क्यों वो मुझे खुश ना लगी। हमारी बेटी अभी हमारे साथ नहीं आई थी। फिर दोस्त से पूछा तो वो लापरवाही से कहने लगी कि बेटी भी आ जाएगी कुछ दिनों तक। मुझे उसका रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि माएं तो अपने बच्चों को लेकर बहुत टेंशन लेती हैं। फिर दोस्त शादी के 2 दिन बाद ही कहने लगी कि मेरा हक मैं मुझे दे दो ताकि मैं अपने घर वालों को तसल्ली करवा सकूं। मैंने कुछ दिनों तक उसे घर के कागज और 10 तोला सोना उसे दे दिया। यूं ही 2 दिन और गुजर गए तो मैंने कहा कि अब तो अपनी बेटी को ले आते हैं। अचानक से वो गुस्सा हो गई, कहने लगी रहने दो उसे वहीं, मुझे नहीं लाना उसे अपने पास। मुझे तो तुमसे शादी भी नहीं करनी थी, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। उसकी बात पर मुझे फिर से मेरा गुनाह याद आ गया। मैंने जितना गलत उसके साथ किया था उसे मुझसे नफरत ही करनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारी बेटी क्यों नहीं ला रही थी। एक दिन मैं खुद उसके कजन के घर जाकर अपनी बेटी को ले आया था, मगर ये सब देखकर फिर दोस्त का मुंह बन गया था। वो बच्चे को पसंद नहीं करती थी। आए दिन बस उसका एक ही तकाजा होता था कि मुझे अपने माँ बाप से मिलवाओ, यहाँ से लेकर जाओ, मगर इतनी जल्दी में ये सब नहीं कर सकता था। मसला फिर दोस्त का नहीं था बल्कि उस बच्ची का था। बच्ची का मैं क्या जवाब देता। वो कहने लगी कि हम उन्हें अपनी बेटी का बताएंगे ही नहीं, बेटी को यही छोड़ जाते हैं। जाने उसे क्या हो गया था। अब वो पहले जैसी फिर दोस्त लगती ही नहीं थी। उसकी हरकतें अजीब लगती थी। वो ज्यादातर वक्त अपने मेके यानी अपने पुलिस वाले कजन के घर गुजारती थी। एक दिन मैं उसे लेने गया तो उसको और उसके कजन को अपने बारे में बात करते सुना। उसका कजन उसे कह रहा था कि तेरा शोहर इतना अमीर है, बस तू उसे मुट्ठी में रख। फिर दोस्त उसको जवाब देने ही लगी थी कि मुझे देखकर चुप हो गई। मैंने भी जाहिर किया कि मैंने कुछ नहीं सुना। बच्चे को वो फिर से वहीं छोड़ना चाह रही थी, मगर मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आया। वो बच्चे को हाथ भी नहीं लगाती थी। कुछ दिनों बाद मैं अपने कागज ढूंढ रहा था तो मुझे ख्याल आया कि घर के कागजात इधर नहीं हैं। मैंने फिर दोस्त से पूछा तो वो घबरा गई, कहने लगी मुझे नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी मैंने अपने लॉकर में संभाल कर रखे हैं, कागज भी जेवर भी। मुझे शक हुआ तो अगले दिन उसकी गैर मौजूदगी में मैंने देखा तो उसका लॉकर खाली था। पहले सोचा कि उससे पूछूं, मगर फिर चुप कर गया। मैं हरगिज कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहता था। उस दिन मैं फिर दोस्त को बताकर गया था कि मैं बस काम से लेट आऊंगा, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई तो जल्दी आ गया। कमरे के दरवाजे पर ही उसकी आवाज सुनाई दी। वो फोन पर किसी से कह रही थी कि प्लीज अपनी बच्ची आकर ले जाओ, मुझसे नहीं पाली जाती, कब तक मैं उसकी खिदमत में लगी रहूंगी। ये सुनकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। उसी बच्ची की वजह से तो हम दोनों का निकाह हुआ था। उसकी बातें अभी भी जारी थी। वो कह रही थी कि तुम लोगों ने जो कहा था मैंने वैसा ही किया। यूनुस से शादी का कहा वो कर ली, सोना भी तुम लोगों को दिला दिया, घर के कागजात भी दे दिए। अब और क्या करूं, तुम लोगों का लालच ही खत्म नहीं हो रहा। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं था, वो सभी तो तुम लोगों का प्लान था। इतना सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। इतना बड़ा धोखा, मैं आज तक उस गुनाह को पछता रहा हूँ जो मैंने किया ही नहीं था। मैंने धाड़ के साथ दरवाजा खोला। मुझे गुस्से में देखकर फिरदौस के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। उसकी रंगत फक हो गई। वो कुछ कहने ही लगी कि मैंने कहा कि बस कुछ मत कहना, मैंने सब सुन लिया है। तुमने मुझे बहुत दुख दिया, हालांकि मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं थी। एक ही महीने में अपनी असलियत दिखा दी, निकल जाओ मेरे घर से। फिर दोस्त रोने लगी और मुझसे माफी मांगने लगी, मगर मैंने उसे निकाल दिया। 2 दिन बाद एक खत मुझे वसूल हुआ जो फिर दोस्त ने भेजा था। उसने लिखा था, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे शदीद नफरत करने लगे हैं,
मगर कुछ है जो आप नहीं जानते, ये सारा खेल यूनिवर्सिटी के जमाने से शुरू हुआ था। आपके दोस्तों में से एक लड़का मुनव्वर भी था, वो मेरा मंगेतर था और हम शुरू से ही एक घर में इकट्ठे रहते थे। हम लोग इतने अमीर नहीं थे, मगर मुनव्वर ने हमेशा खुद को अमीर जाहिर किया। उसी ने मुझे आपको फंसाने के लिए कहा था, ताकि मैं आपसे शादी कर लूं और सारी दौलत अपने नाम करवा कर खुला ले लूं। मगर मैं आपको दिल से पसंद करने लगी थी। जब आपकी शादी की बात आपकी कजन से चल रही थी, तो उसको लगा कि हमारा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए उसने आपको मेरी सालगिरह मनाने का प्लान दिया और वहीं जानबूझकर वो शराब आपको पिला दी, जिससे आप होशो हवास से बेगाना हो गए। सुबह मैं कमरे में गई और वहां जाकर प्लान के मुताबिक रोने लगी कि मेरे साथ आपने बहुत गलत किया है। इस सारे प्लान में हम दोनों के घर वाले भी शामिल थे। हालांकि मैं इस हद तक नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरे घर वाले चाहते थे मीडिया के सामने जाऊं और अपने आप की इज्जत का तमाशा बनाऊं। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं वहां से भागकर इस्लामाबाद अपनी एक सहेली के पास चली आई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोस्त को कहा कि यूनिवर्सिटी में कह देना कि मैं मर गई हूँ। मुनव्वर ने सबको झूठ बोल दिया कि फिरदौस ने खुदकुशी कर ली है। फिर कई महीने गुजर गए। मेरे माँ बाप कहने लगे कि वापस आ जाओ, अब हम तुमसे कुछ नहीं कहते। मगर यहाँ मेरी जॉब लग गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मगर मुझे पता था कि एक बार फिर वो इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं। उन्होंने मेरी खुदकुशी की खबर जानबूझकर आपको दी, ताकि आपको गिरफ्त में मुब्तला किया जा सके, ताकि दोबारा आपके सामने जब मुझे लाया जाए, इस तरह आपको घेर लिया कि आपके पास मेरे साथ शादी के सिवा और कोई चारा ना था। दरअसल मेरी बहन हामला थी। जिस दिन उसका बच्चा हुआ, उसी दिन मुझे मजबूर किया गया कि मैं नाटक करूं कि ये बच्ची मेरी है, हर सूरत आपसे शादी करूं, क्योंकि वो मरी में आपको देख चुके थे और तब से प्लान बना रहे थे। अगर मैं ऐसा ना करती, तो मेरी बहन का शोहर जो पुलिस वाला बनकर आपको मिला था, वो मेरी बहन को तलाक दे देता। वो भी इस प्लान में शामिल था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और धोखा नहीं देना चाहती थी, मगर बहुत मजबूर थी। मुझे माफ कर दे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे आकर ले जाएं, वरना ये किसी और अमीरजादे को फंसाने और उसकी दौलत हथियाने के लिए मुझे इस्तेमाल करेंगे। मुझे बचा लें और आकर ले जाएं। मैं वो खत पढ़कर बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने फजूल में उस बेचारी पर शक किया। मैं उसी वक्त फिरदौस को जाकर ले आया और उसके घर वालों को अच्छे से समझा दिया कि फिरदौस से आज के बाद मिलने की जरूरत नहीं है। मैंने अम्मी और अब्बू को फोन किया और कहा कि आप चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने यहाँ पर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। आपकी इजाजत नहीं ली, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मगर वलीमा घर आकर ही करूंगा। अगले दिन मैं और फिरदौस अपने शहर वापस चले गए। अम्मी अब्बू मुझे देखकर बहुत खुश थे। उनके लिए यही काफी था कि मैंने शादी तो की है, चाहे जैसे भी हालात में की थी। उन्होंने फिरदौस को भी कबूल कर लिया था। मैंने फिरदौस को कह दिया कि अपने घर वालों से चाहो तो मिलने चली जाना, मगर यहाँ कोई ना आए। फिरदौस भी उन्हें भूलकर मेरे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी थी और आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं।